हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में जिस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी ब्रूज। हम ब्रूज के टॉपिक को जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे कि ब्रूज में आखिर चीज़ें हैं क्या और हमें उसमें क्या क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। जो ब्रूज होता है वो हमारे पास किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट के इम्पैक्ट की वजह से या किसी भी ब्लंट वेपन की वजह से जो है वो क्रिएट होता है। ब्रूज को हम लोग कंट्यूजन भी कहते हैं और कंट्यूजन उन केसेस में कहते हैं जब इंटरनल ऑर्गन का ब्रूज होता है। जो ब्रूज होता है वो असल में होता क्या है? जो ब्रूज होता है वो हमारे पास एक क्लोज वूंड होता है। इसके अंदर हमारे पास स्किन बिल्कुल इंटैक्ट होती है, कोई हमारे पास स्किन में रप्चर नहीं हुआ होता। पर जो हमारे पास ब्लड वेजल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं और हमारे पास जो ब्लड है वो एक्स्ट्रावजेट कर जाता है, यानी कि ब्लड वेजल से निकल कर बाहर हमारे पास सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ वगैरह में जो है वो हमें दिखना शुरू हो जाता है और ये हमारे पास ब्लंट फोर्स की वजह से होता है। फिर ब्रूज प्रोड्यूस कैसे होता है? ब्रूज हमारे पास प्रोड्यूस ऐसे होता है कि जब भी कोई ब्लंट वेपन यूज़ होता है या भी किसी ब्लंट वेपन की वजह से कोई इम्पैक्ट होता है या कोई फोर्स लगाई जाती है तो हमारे पास जो सडन प्रेशर अप्लाई किया जाता है किसी भी टिश्यू के ऊपर, उसकी वजह से हमारे पास जो अंडरलाइंग टिश्यू होता है ना, सबक्यूटेनियस टिश्यू या फिर जो स्किन के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं, लेकिन स्किन की कंटिन्यूटी खुद ख़राब नहीं होती है। तो इस चक्कर के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो ब्लड होता है वो एक्स्ट्रावजेट कर जाता है और वो हमारे पास सराउंडिंग टिश्यू में जो है वो अपीयर करना शुरू कर जाता है। अगर अपीयरेंस की बात करें तो जो ब्रूज की अपीयरेंस होती है वो हो सकता है कि वो जिस ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से हमारे पास जो है वो ब्रूज क्रिएट हुआ है उसकी शेप की हो, और ये भी हो सकता है कि उस शेप में ना हो। और दूसरी चीज़ ये कि जो ब्रूज होता है वो हमारे पास उन जगहों पर ज़्यादा अपीयर करता है जहाँ पे जो स्किन होती है वो थिन होती है एज़ कम्पेयर टू थिक स्किन वाले एरियाज़ में। जो थिक स्किन एरियाज़ होते हैं वो हमारे पास होता है पाम हो गई, उसके अलावा पाम ऑफ सोल्स हो गए, पाम हो गया, सोल्स हो गए, और हमारे पास क्या हो गया, बैक हो गई। उसके अलावा बैक के अलावा हमारे पास जो है वो एब्डोमेन हो गया, स्कल हो गया। इन एरियाज़ में ब्रूज जो है वो इजीली अपेयर नहीं करता है। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं कि ब्रूज की सिवियरिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सिवियरिटी ऑफ ब्रूज डिपेंड करती है कि कितनी फोर्स अप्लाई की गई थी, कितने ज़ोर से ब्लंट वेपन जो है वो मारा गया था। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास अंडरलाइंग टिश्यू की टाइप क्या थी, कि बोनी प्रोमिनेंस थी, वहाँ पे लैक्स टिश्यू था या फिर हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट टिश्यू था। ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। तीसरी चीज़ ये कि किसी भी पेशेंट की या जिसके बंदे के ऊपर ब्रूज बना है उसकी एज और स्टेट ऑफ हेल्थ क्या थी। फिर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ब्रूज पे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रूज और ये यूक्यू है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ब्रूज जो हमारे पास टाइप है दैट इज सबक्यूटेनियस टाइप। इसको सुपरफिशियल ब्रूज भी कहते हैं। इसका नाम ही बता रहा है कि हमारे पास जो ब्लड है वो एक्स्ट्रावजेट करके कहाँ जाएगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर। ये जो हमारे पास सबक्यूटेनियस ब्रूज है ये बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है, 1 to 2 आवर्स के अंदर जो है ब्रूज क्रिएट हो जाता है और इसके जो एजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लरी होते हैं और ये जो है वो हमारे पास वेरी कर सकता है अपने साइज़ के अंदर, फ्रॉम अ पिन हेड साइज टू अ बिग साइज जो कि हीमाटोमा का साइज भी हो सकता है। देन देयर इज सेकंड टाइप दैट इज डीप एंड डिलेड ब्रूज। डीप ब्रूज वो ब्रूज होगा जो सबक्यूटेनियस टिश्यू के डीपर पड़ा होगा और इसको 1 से 2 दिन लग जाते हैं प्रोड्यूस होने में। क्योंकि इसको 1 से 2 दिन लग जाते हैं तो फिर हम जो फिजिशियन होता है वो रिकमेंड करता है कि आप जो है वो 48 आवर्स के बाद दोबारा आएँ, यानी कि 2 दिन के बाद दोबारा आएँ एग्जामिनेशन के लिए, ताकि तब ब्रूज जो है वो अपीयर कर चुका होगा और फिर उसकी एग्जामिनेशन कर ली जाए। और अगर नहीं तो फिर हम लोग इंफ्रारेड फोटोग्राफी जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं पैटर्न या इंट्राडर्मल ब्रूज के ऊपर। पैटर्न और इंट्राडर्मल ब्रूज वो ब्रूज होगा जो किसी हमारे पास व्हिप केन या किसी भी बाईसाइकिल चेन या रॉड इसकी वजह से, कोई ऐसे ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से मारा होगा जिसकी वजह से जो ब्रूज है वो उसी शेप में बनेगा जिस शेप का हमारे पास ऑब्जेक्ट था। फिर आ जाते हैं माइग्रेटरी और एक्टोपिक ब्रूज के ऊपर। जो माइग्रेटरी और एक्टोपिक ब्रूज है ये हमारे पास लास्ट टाइप है और इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास ब्लड एक्स्ट्रावजेट करता है और अपनी साइड से किसी और साइड पे जो है वो मूव ऑन कर जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुलिंग, या फिर क्योंकि उन मसल्स के ऊपर जहाँ पे ब्रूज, जहाँ पे हिट हुआ है या जहाँ पे चोट लगी है, जहाँ पे ब्लड एक्स्ट्रावजेट किया है वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है टू स्टॉप द ब्लड फ्रॉम माइग्रेटिंग या ट्रैवलिंग। अब इसके अंदर एग्जांपल्स में हमारे पास ब्लैक आई आ जाती है, बैटल साइन आ जाता है, इंजरी टू थाई आ जाती है, या फिर एंकल पे जो ब्रूज आता है ड्यू टू इंजरी ऑन द काफ मसल उसकी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें से जो ब्लैक आई है वो हमारे पास यूक्यू है। अब ब्लैक आई हमारे पास, इसको हम लोग रिकून आई भी कहते हैं और ये हमारे पास किस वजह से होता है? हो सकता है कि हमारे पास देर इज ब्लो टू ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिट के ऊपर किसी से चोट लग गई हो, यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्बिटल रूफ है वो फ्रैक्चर हो गई हो, यहाँ पे किसी ने फोरहेड पे मार दिया हो, यहाँ पे कोई इंसान जो है जब वो गिरा हो तो उसके जो स्कल का वर्टेक्स है उसके ऊपर चोट लग गई हो। बैटल साइन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है। बैटल साइन ऐसा ब्रूज होता है जो हमारे पास ईयर के पीछे यानी कि कान के पीछे बनता है। लाइक ब्रूज जो है इट अपीयर्स बिहाइंड द ईयर, और ये जो है ये कब होता है? जब हमारे पास कोई पेशेंट गिरता है जब वो गिरता है तो उसका जो
वर्टेक्स है उसके ऊपर चोट लगती है, या फिर उसकी जो बेस ऑफ स्कल है उसका फ्रैक्चर हो चुका होता है। इंजरी ऑफ थाई में क्या होता है कि थाई पे चोट लगती है, ब्रूज जो है, जो ब्लड है वो ट्रैवल करता है और हमारे पास जो ब्रूज है वो अपीयर करता है ऑन दी लोअर लेग। और जो काफ वाले मसल की एग्जांपल दी थी उसमें ये होता है कि कॉल्फ के ऊपर कोई किक करता है, कोई ब्लो होती है ऑन दी काफ मसल्स, और जो ब्लड है वह हमारे पास माइग्रेट करके एंकल पे चल जाता है और जो ब्रूज है वो हमें एंकल जॉइंट के ऊपर मिलता है। फिर आ जाते हैं एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ ब्रूज के ऊपर। एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ ब्रूज की अगर बात करें तो ये दो तरह से हो सकती है, एक कलर चेंजेस की बेस पे और दूसरा हिस्टोलॉजिकली। जो हमारे पास कलर चेंजेस वाला चीज़ है उसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ये यूक्यू है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में भी एक अहम रोल प्ले करता है। कलर चेंजेस की बात करें तो हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ब्रूज है वो बिल्कुल फ्रेश रेड कलर का अपीयर करता है, जब बिल्कुल फ्रेश होता है। ये होता है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड की या ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से। फिर आता है हमारे पास जब कुछ घंटे गुजर जाते हैं, कुछ घंटे से लेके एक दिन का वक्त, तो इसमें जो ब्रूज का कलर है वो ब्लू कलर का हो जाता है और ये डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। 2 से 4 दिन जब गुजर जाते हैं तो जो हमारे पास ब्रूज है उसका कलर ब्लैकिश ब्लू या ब्राउन कलर का हो जाता है, एंड दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोसिड्रिन। जब 5 से 7 दिन गुजर जाते हैं, 5 to 7 डेज, तो जो ब्रूज है वो ग्रीनिश कलर का हो जाता है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोटॉइडिन। और जब 7 से 10 दिन गुजर जाते हैं तो वो येलो कलर का हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन। जब 2 हफ्ते गुजर जाते हैं तो ब्रूज डिसअपियर कर जाता है, यानी कि हीलिंग हो चुकी होती है। और ब्रूज जब भी डिसअपियर करता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ब्रूज है तो ब्रूज की ये पेरीफेरी है और ये उसका सेंटर है। ब्रूज हमेशा पेरीफेरी से डिसअपियर करना शुरू करता है और आहिस्ता आहिस्ता सेंटर तक आता है और वो डिसअपियर कर जाता है। फिर आ जाता है एक और इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, दैट इज कि सब कंजक्टाइवल ब्रूज में कलर चेंजेस क्या होते हैं। सब कंजक्टाइवल ब्रूज के अंदर कलर चेंजेस सिर्फ 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले रेड होता है, फिर येलो होता है और फिर वो डिसअपियर कर जाता है। अब ये होता क्यों है? होता इसलिए है क्योंकि कंजक्टाइवा हमेशा एक्सपोज्ड होता है टू दी एयर, तो वहाँ पे जो भी ब्लड होगा उसको हमेशा ऑक्सीजन मिल रही होगी, तो वो ब्लड हमेशा ऑक्सीजनेटेड रहेगा। तो जब तक ब्लड ऑक्सीजनेटेड रहेगा तो ब्लड हमेशा रेड या कलर, जो ब्रूज है वो हमेशा रेड कलर का होगा। फिर एकदम से वो उसके बाद जब हीलिंग हो रही होगी तो हील करके वो सीधा येलो कलर का हो जाएगा और येलो के बाद वो डिसअपियर कर जाएगा। अब आ जाते हैं फैक्टर्स जो कंट्रोल करें हमारे पास अपीयरेंस ऑफ ब्रूज को। इसमें साइट ऑफ इंजरी आएगी। जो ब्रूज है वो हमारे पास बोनी प्रोमिनेंसिस पे ज़्यादा शो होता है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो ब्रूज है वो एब्डोमिनल वॉल वाले एरिया पे कम नज़र आता है। उसके अलावा हमें उन जगहों पे भी कम नज़र आता है जहाँ पे जो स्किन है वो थोड़ी थिक होती है, जैसे कि हमारे पास सोल हो गया, स्कैल्प हो गया, पाम हो गया या बैक हो गई, ठीक हो गया। लेकिन ब्रूज जो है वो हमारे पास उन एरियाज़ में ज़्यादा होता है जहाँ पे हमारे पास स्किन थोड़ी सी थिन होती है या फिर स्किन थोड़ी सी लैक्स होती है, जैसे कि हमारे पास आई हो गया, फेस हो गया, जेनिटेलिया वगैरह हो गया। फिर आता है वेस्कुलरिटी ऑफ पार्ट, जहाँ पे हमारे पास ब्लड वेसल ज़्यादा होंगी, जहाँ पे ब्लड ज़्यादा होगा वहाँ पे ब्रूज ज़्यादा अपीयर करेगा। एज के ऊपर आए, चाइल्ड में और ओल्ड पीपल के अंदर, बूढ़ों में और बच्चों में ब्रूज ज़्यादा अपीयर करता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है और बहुत लूज़ होती है, और जो बड़े होते हैं उनकी जो हमारे पास स्किन होती है उसकी और उनकी जो ब्लड वेसल होती है उसकी, दोनों की इलास्टिसिटी जो होती है वो कम हो चुकी होती है। फिर आ जाते हैं सेक्स के ऊपर, जेंडर के ऊपर। फीमेल जो होती हैं, स्पेशली ओबीस फीमेल, उनके अंदर जो होता है वो हमारे पास ब्रूज ज़्यादा जल्दी अपीयर करता है। जिनकी स्किन फेयर होती है उनके ऊपर ज़्यादा जल्दी अपीयर करेगा, ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। जिनकी टैन होगी उन पे कम प्रोमिनेंट होगा। कुछ नेचुरल डिजीजेज हैं जिसमें भी हमें ब्रूज दिखता है, जैसे कि हमारे पास स्कर्वी होगी, ल्यूकीमिया हो गया, हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, कोएगुलेशन फैक्टर्स हो गए हमारे पास, लाइक कोएगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंसीज हो गई, यहाँ पे हमारे पास एल्कोहलिक हो गया, कोई सिरोटिक पेशेंट हो गया एंड ओबीस पेशेंट हो गया। ग्रेविटेशनल शिफ्टिंग ऑफ ब्लड इज जस्ट एक्टोपिक ब्रूज, एज लाइक बिल्कुल सेम है, सारा कुछ वही है। ब्लैक आई, बैटल साइन, फ्रैक्चर ऑफ फीमर, काफ मसल, सब कुछ सेम है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की तरफ आते हैं। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में वो ये कहता है कि ब्रूज के हमें ये पता चलता है कि एक्सटर्नल वायलेंस हुई थी, कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया था, ठीक है। अगर पैटर्न ब्रूज हुआ तो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में भी पता चल जाएगा। अगर हमारे पास कोई इंटरनल ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ तो हमें डिग्री ऑफ वायलेंस के बारे में भी पता चल जाएगा। अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि हम एज ऑफ ब्रूज डिटर्मिन कर सकते हैं, तो हमें टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन के बारे में भी पता चल जाएगा। कॉज ऑफ इंजरी के अंदर ये हम लोग आगे एस्फेक्सिया में यानी कि स्पेशल ट्रॉमेटोलॉजी में पढ़ेंगे कि थ्रॉटलिंग क्या होती है, स्मोदरिंग क्या होती है। उसके अलावा हम लोग फोरेंसिक सेक्सोलॉजी में सॉडमी, सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। पर 6 बेनी ब्रूज एक वाइवा क्वेश्चन है। ये होता ये है कि जब जो थ्रॉटलिंग होती है उसको मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन कहते हैं, यानी कि दोनों हाथों से आप ऐसे किसी का गला जो है उसको दबा रहे हो। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो फिंगर्स होती हैं और आपके जो थंब होता है उसका इंप्रेशन पड़ जाता है जिसका गला दबा रहे होते हैं उसके नेक के ऊपर, तो वहाँ पे जो ब्रूज बनता है उसको 6 बेनी ब्रूज कहते हैं। अच्छा, अब आगे जाते हैं मैनर ऑफ इन्फ्लिक्शन के ऊपर। एक्सीडेंटल और होमिसिडल बहुत कॉमन होता है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ब्रूज करना तो बहुत
बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। उसके अलावा एनआरए में एक टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड बैटरिंग। बैटरिंग एक ऐसा टॉपिक है जो एनआरए में लिखा हुआ है, वो आपने वहाँ से रीड कर लेना। इसमें होता क्या है कि ये ना असल में पुलिस वाले केसेस में होता है कि जो पुलिस है वो हमारे पास किसी भी डंडे से जो क्रिमिनल होता है या कोई मुजरिम होता है उसको जो है वो एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करते हैं और एक ही जगह पे बार बार मारने की वजह से उसकी जो अंडरलाइंग बॉडी टिश्यू होती है वो ब्रेक कर जाती है और उसका जो भी ऑक्सीजनेशन और एंजाइम्स का प्रोसेस हो रहा है वो सारा कुछ जो है वो उसके अंदर एंजाइम एक्शन में इंटरफेयर करती हैं, उनको एक्सेलरेट करती हैं और उसके अलावा वो ब्लड कलर चेंजेस को भी एक्सेलरेट करती हैं। और विद इन हमारे पास 2 days to few hours, लाइक पहले 2 दिनों में कुछ घंटों के अंदर ही हमारे पास जो है उस एरिया के ऊपर जहाँ पे बहुत ज़्यादा बार स्ट्राइक किया होता है वो बिल्कुल ब्लू कलर की हो जाती है, यानी कि डार्क कलर, डीप ब्लू कलर अपीयर करना शुरू कर जाता है। तो ये आपने एक दफ़ा एनआरए से रीड कर लेना है। फिर आ जाते हैं सूडो ब्रूज के ऊपर। सूडो ब्रूज और सिंपल ब्रूज का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूडो ब्रूज को लिवर मोर्टिस और हाइपोस्टेसिस भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थैनाटोलॉजी में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसका बेसिकली डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस में क्या है कि जो ब्रूज है वो एक एंटीमोर्टम फिनोमेना है, जबकि हाइपोस्टेसिस एक पोस्टमोर्टम फिनोमेना है। ब्रूज के अंदर हमारे पास ब्लड वेसल रप्चर होती है और ब्लड एक्स्ट्रावेजेट करके बाहर भी आता है, लेकिन हाइपोस्टेसिस में ब्लड वेसल्स इंटैक्ट रहती हैं और ब्लड के जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे ब्लड वेसल के अंदर ही रहते हैं। जो भी एंटीमोर्टम फिनोमेना होता है उसमें वाइटल रिएक्शंस पॉजिटिव होते हैं, जो भी पोस्टमोर्टम फिनोमेना होता है उसमें वाइटल रिएक्शंस नेगेटिव होते हैं। जो ब्रूज होता है वो यूजुअली सब एपिडर्मल होता है, लेकिन जो हाइपोस्टेसिस होता है वो एपिडर्मल होता है। जो हाइपोस्टेसिस होता है उसमें क्यूटिकल इंटैक्ट होती है, ब्रूज के अंदर क्यूटिकल डैमेज्ड होती है। हाइपोस्टेसिस जो होता है वो डिपेंडेंट पार्ट ऑफ बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन जो ब्रूज है वो हमारे पास साइट ऑफ इंजरी के ऊपर प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट दी एक्टोपिक ब्रूज। उसके बाद आ जाते हैं जो हमारे पास हाइपोस्टेसिस है वो हमारे पास प्रेशर डिपेंडेंट है, यानी कि जैसे ही हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं हाइपोस्टेसिस डिसअपीयर कर जाता है। पर जो ब्रूज है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है, वो उसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। जो हाइपोस्टेसिस है उसकी जो मार्जिन होती हैं वो वेल डिफाइंड होती हैं और जो ब्रूज होती हैं वो उसकी एजेस इल डिफाइंड होती हैं, इरेगुलर सी होती हैं। जो ब्रूज होता है वो हमारे पास वेरी करता है इन कलर, लेकिन जो हाइपोस्टेसिस होता है वो यूनिफॉर्म इन कलर होता है। और जैसे कि मैंने ऊपर बोला कि उसकी ब्लड वेजल्स इंटैक्ट हैं, तो सारे जो ब्लड के एलिमेंट्स हैं लाइक ब्लड सेल्स वगैरह वो ब्लड वेजल के अंदर मिलेंगे हाइपोस्टेसिस में, और ब्रूज में वो ब्लड वेसल से बाहर मिलेंगे। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू ब्रूज एंड फॉल्स ब्रूज। ट्रू ब्रूज तो सारा हमारे पास वही है जो हम लोग यहाँ पहले ब्रूज का पढ़ चुके हैं। सिर्फ फॉल्स ब्रूज को देख लेते हैं कि फॉल्स ब्रूज जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, किसी केमिकल के लगाने की वजह से होता है, लाइक मार्किंग नट हो गया, रूट ऑफ प्लम्बा हो गई, ठीक है, इनकी वजह से जो है, इनको लगाने की वजह से जो है वो फॉल्स ब्रूज क्रिएट होता है। और ये जो होता है ये हम लोग ये क्योंकि खुद क्रिएट करे होते हैं तो ये एक्सेसिबल बॉडी पार्ट के ऊपर मिलता है। इसमें भी एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स में ब्लड नहीं होगा, इसमें कोई स्वेलिंग नहीं होगी, इसमें कोई ब्लड की कोएगुलेशन नहीं होगी। पर क्योंकि केमिकल यूज़ किया है तो इसमें इचिंग होगी, वेजिकल की फॉर्मेशन भी होगी, कोरोजन भी होगी, केमिकल टेस्ट इसका पॉजिटिव होगा और इसमें सीरम भी पॉजिटिव होगा। आगे आ जाते हैं एंटीमोर्टम एंड पोस्टमोर्टम ब्रूज में। एंटीमोर्टम एंड पोस्टमोर्टम ब्रूज में मैंने पहले ही बताया, एंटीमोर्टम के अंदर वाइटल रिएक्शन पॉजिटिव, पोस्टमोर्टम में वाइटल रिएक्शंस नेगेटिव। एंटीमोर्टम ब्रूज में हम लोगों को साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन लाइक रेडनेस, पेन मिलेगी, पोस्टमोर्टम में हमें ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। जो एंटीमोर्टम है उसमें स्वेलिंग ऑफ टिश्यू होगी, पोस्टमोर्टम में इतनी नहीं होगी। जो एंटीमोर्टम है उसमें कलर चेंजेस जो होंगे वो विद ब्लड मार्जिन होंगे, इसमें इतने ज़्यादा वो नहीं होंगे। और जो पोस्टमोर्टम है वो हमारे पास डेथ के 2 to 3 आवर्स के बाद जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब एक और वाइवा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा लास्ट टॉपिक है ब्रूज का, दैट इज सर्कमस्टांसेस, जहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल एविडेंस ऑफ ब्रूज जो है वो एब्सेंट होगी, यानी कि किन केसेस के अंदर लाइक ब्लंट फोर्स यूज हुई है लेकिन ब्रूज जो है वो हमें शो नहीं हो रहा। ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इसमें क्या है कि हमारे पास एब्डोमिनल एरिया में एक तो ब्रूज नहीं दिखता, ये बात हमने पीछे भी पढ़ी है। दूसरा, अगर थिक स्किन वाले एरियाज हैं, पाम हो गया, सोल्स हो गए, बैक हो गई, स्कल हो गया, यहाँ पर भी हमें जो स्कैल्प हो गया यहाँ पे ब्रूज नहीं दिखता। उसके अलावा हमारे पास अगर जो वेपन आप लोग यूज़ कर रहे हो वो सॉफ्ट वेपन है, कोई सैंड बैग हो गया या फ्लैट वेपन है, तो उस केस के अंदर भी हमारे पास जो ब्रूज है वो अपीयर नहीं करेगा। या फिर जब ब्लंट वेपन यूज़ किया गया तो बॉडी को जो है वो बहुत हैवीली कवर किया गया, किसी ब्लैंकेट से, किसी थिक रग से या किसी भी कपड़े से या किसी भी चीज़ से जिससे जो फोर्स है वो इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट ना हुआ हो। खैर, तो इन केसेस के अंदर हमारे पास जो है वो ब्रूज की एक्सटर्नल एविडेंस नहीं मिलती है। ब्रूज के लिए बस इतना ही है। इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस और यूक्यू थे वो सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाकी उम्मीद है आपको समझ आई होगी।